नमस्कार दोस्तों, मैं आप सब लोग के सामने गिरजेश कुमार तिवारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम लोगों को समझ में ये नहीं आता है तो उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। आपके सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों इंजीनियरिंग ब्रांचेज के स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। सिविल के लिए मैकेनिकल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सिविल वाले भी इसको बहुत ध्यान से देखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप सब लोग सारे वीडियोज फॉलो करें, लास्ट तक फॉलो करें, आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आगे आप क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। पहले हम कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट ले आते हैं, उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल और मैकेनिकल के लिए। तो क्या है टॉपिक? स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन मतलब स्ट्रेस का रूपांतरण करना है भैया। तो कहीं अगर स्ट्रेस दिया हुआ है और कहीं और ट्रांसफर किया जाए तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसके बारे में हम सब लोग पढ़ना है। तो पहले हम कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं कि स्ट्रेस एनालिसिस में क्या होता है। ठीक है, इधर मान लीजिए आपका क्या है, एक्स एक्सिस है और इधर आपका क्या है, वाई एक्सिस है और इधर आपका जेड एक्सिस है। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इधर आपका एक्स एक्सिस, इधर आपका वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। किसी पॉइंट को एक क्यूब के फॉर्म में माना गया। ये पॉइंट है, बस जूम करने के बाद इतना बड़ा दिखाया गया है। तो जैसे आपको कोई एक बस सिंपल दिया रहेगा कि एक बार है, सर्कुलर बार है, इसको अगर हम पी लोड से खींच रहे हैं, अगर हम पी लोड से खींच रहे हैं तो इस पॉइंट पर स्ट्रेस बताइए, इस पॉइंट पर क्या स्ट्रेस होगा। बात समझ में आ रही? तो स्ट्रेस एनालिसिस के लिए स्ट्रेस आप पढ़े भी होंगे, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जब आप कभी लोड लगाते हैं तो ऐसा ध्यान रखिए कि जब आप फोर्स लगाते हैं तो ऐसा नहीं कि इसमें डिफॉर्मेशन होता है, स्ट्रेस आ जाता है। हाँ, अगर हम फोर्स लगाएं और दूसरी तरफ रेजिस्टेंस हो, मोशन के लिए फ्री ना हो। जैसे एक क्वेश्चन कई बार आता है कि अगर कोई एक रॉड है, इसको हम हीट कर रहे हैं, किसी एक रॉड को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो अगर हीट कर दिया और ये फ्री होने के लिए मतलब एक्सपैंड होने के लिए फ्री है, बढ़ सकता है, कोई रोकने वाला नहीं, तो कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, कोई दबाव नहीं। स्ट्रेन तो आएगा, बढ़ेगा, लेंथ में चेंज होगा। स्ट्रेन आप पढ़ेंगे, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ में तो चेंज होगा पर आपका कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं। तो स्ट्रेस कब? अब अगर कोई यहाँ रोक देता, कोई एक दीवार होती, अब गर्मा के दिखाओ तो क्या होगा। तो अगर दीवार है तो जैसे ही आप हीट करोगे, हम जाना चाहते हैं, आप हमें जाने नहीं देना चाहते। जैसे ये कहा चल भाई चल चल मुन्ना चल, वाला लिस्ट दिए और मुन्ना कह रहा है, हमें इधर वाले कह रहे हैं नहीं नहीं हम जाने नहीं देंगे। तो ध्यान रखिए, स्ट्रेस की जो आपकी सौम्य एनालिसिस होती है, मैक्सिमम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात होती है। मोशन तो होने के लिए स्वतंत्र ही नहीं होता, और अगर ये थोड़ा सा मान लीजिए डेल्टा स्वतंत्र भी है तो उस समय तक स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। उसके बाद अगर हीटिंग करेंगे तब रुकेगा, तब स्ट्रेस डेवलप होगा। तो ये जैसे चलने के लिए कहा और इधर से इसने रोका, तो जब दोनों रोकेंगे आपके उस सिचुएशन में आपके हर एक मटेरियल में कुछ ना कुछ खिंचाव आएगा और वो इसको क्या करेंगे, रजिस्ट करेंगे कि भैया हम जाएंगे नहीं। ये कहेगा नहीं हम तुम्हें लेके जाएंगे। तो दोनों में क्या होगा, मार झगड़ा होगा। और अगर उतना ही जितना आपका अप्लाइड है उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए तो ये आपका इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस इन दोनों मॉलिक्यूल्स का उतना ही रेजिस्टेंस आ जाए तो आपके क्या होंगे, ये इक्विलिब्रियम में होंगे। और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा एक्सटर्नल अप्लाइड के बराबर ही होगा। जितना अप्लाइड है उतना ही हम रेजिस्ट करके रोकेंगे, ये इधर की तरफ। बात समझ में आए? तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, अगर यहाँ पे जैसे अगर एक्सपैंड होने के लिए स्वतंत्र था तो उस सिचुएशन में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं, खींचो भाग गए। अगर एक ब्लॉक था, इस पर सिर्फ एक ऐसे बल लगा दिया जाए और ये फ्री है तो ये मोशन कर जाएगा, मोशन कर जाएगा। तो आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप एनालिसिस करेंगे क्या एक्सीलरेशन होगा, कुछ देर बाद वेलोसिटी क्या होगी, कितना दूर चला होगा, वो आपका मोशन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। लेकिन अगर यही हम दीवार ऐसे रोक दें, नहीं जाने देंगे, अब दबाओ तो दबाएंगे, तो दबाने से यहाँ के मॉलिक्यूल्स दबेंगे, इसमें डिफॉर्मेशन होगा और उसको रजिस्ट करने के लिए आपका इंटरनल फोर्स डेवलप होगा। और वही इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, स्ट्रेस कहलाता है। बात समझ में आ रही? तो स्ट्रेस आपका कुछ नहीं, आंतरिक बल है प्रति एकांक क्षेत्रफल बल। आंतरिक कौन सा, प्रतिरोधी बल है, विरोधी है। जब कोई लगाए अपने आप से नहीं, ऐसे भी पकड़ के रखने में बल लगते हैं। बात समझ में आ रही ना? तो अब हम सब लोग देखते हैं इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया आपका स्ट्रेस होगा। लेकिन अब अगर कोई पूछे
कि इसी बार में हमने पी लोड लगाया, ऐसे लगाया, और आपने एक छोटा सा एलिमेंट लिया और उसको यहाँ जूम करके यही बना दिया। अब जब इतना बड़ा सा एलिमेंट आपने बनाया तो उस एलिमेंट को हम एक समान रूप से घना मान लिए, तो इधर की तरफ ऐसे खींच रहा था, तो इधर तो आपका सिग्मा एक्स होगा। क्या और किसी तरफ कोई आपका कुछ खिंचाव है? नहीं है। और कोई की तरफ कोई खिंचाव नहीं है, इधर की तरफ कोई खिंचाव नहीं, नीचे की तरफ कोई खिंचाव नहीं, बाहर की तरफ कोई खिंचाव नहीं, तो वहां पर आपका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो आपका कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। यूनि एक्सियल लोडिंग कहेंगे, एक ही एक्सिस के अलोंग लोडिंग कहलाएगी, और आपका ये स्ट्रेस एक ही अलोंग, एक ही डायरेक्शन में डेवलप भी होगा। बात समझ में आ रही है? तो केसेस हम कराएंगे, बस जनरल एक बातें कर रहे हैं। अब इसी में अगर पूछा जाए कि प्लेन रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, प्लेन रिप्रेजेंटेशन, अगर हम नीचे वाले, एकदम नीचे वाले प्लेन की बात करें, एकदम नीचे वाले प्लेन की, जो ये है, एकदम नीचे वाला प्लेन यही है, और इस नीचे वाले प्लेन किस किस एक्सिस से मिलकर बना है? तो नीचे वाला प्लेन आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर बना है। तो किसी भी एरिया को या किसी भी प्लेन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो किसी भी प्लेन को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो उसके दोनों एक्सिस से हम रिप्रेजेंट कर दें, और एक इसके नॉर्मल से रिप्रेजेंट कर दें। बात समझ में आ रही? तो जब आप एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम कहेंगे एक्स वाई प्लेन, क्योंकि किस एक्सिस से मिलकर बना है? एक्स और वाई एक्सिस से। तो ये हो गया एक्स वाई प्लेन। या इसका नॉर्मल क्या होगा? तो नॉर्मल इसका क्या होगा? जेड प्लेन। बात समझ में आ रही? तो ये आपका एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे तो आप एक्स वाई दो वर्ड बोलना पड़ेगा, और अगर एक ही वर्ड बोल रहे हैं तो आप उसके नॉर्मल से रिप्रेजेंट करिए। इसका परपेंडिकुलर कौन होगा? तो ऐसे जेड ही तो होगा। इसका परपेंडिकुलर कौन होगा? इसका परपेंडिकुलर आपका जेड होगा, ऐसे इसका नॉर्मल जेड होगा। इसी को हम क्या कह देंगे? जेड प्लेन बोल दें या फिर एक्स वाई प्लेन। अगर हम इस फेस की बात करें, सिर्फ इस फेस की, ये फेस है आपका, इसके बारे में कोई पूछे क्या कहना चाहोगे? तो ये एक्चुअल में एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस से मिलकर बना है, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, और इसका परपेंडिकुलर क्या है? वाई। तो अगर हम इस प्लेन की बात करें तो ये प्लेन आपका क्या कहलाएगा? ये प्लेन आपका कहलाएगा एक्स जेड प्लेन, अगर दो वर्ड से आप दोनों एक्सिस से बताया। और अगर किसी ने कहा नहीं हम एक ही से बताएंगे तो इसको आप कह सकते हैं वाई प्लेन। थोड़ा प्लेन के बारे में, प्लेन आपको समझना पड़ेगा। ऐसे अगर कोई ऊपर वाले एरिया के बारे में बात करें, सिर्फ ऊपर वाले, अगर कोई आपसे ऊपर वाले एरिया के बारे में बात करे, ये एरिया, अगर इसके बारे में कोई पूछे क्या है ये, तो अगर इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये x और ये y, और कोई एक्सिस नहीं, इसके नॉर्मल z है, इसके परपेंडिकुलर क्या है? z है। तो ये भी आपका क्या है? एक्स वाई प्लेन ही है। ये भी क्या है आपका? एक्स वाई। तो ये आप देखेंगे कि जो नीचे वाला बॉटम है और टॉप वाला दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही तो होते हैं। तो एक्सिस से इसका नाम क्या होगा? एक्स वाई प्लेन। और अगर हम नॉर्मल से इसका बात करें तो नॉर्मल से नाम क्या होगा? जेड प्लेन। पूरी बात क्लियर है? तो ये एक्स वाई प्लेन या फिर जेड प्लेन। ऐसे अगर कोई एकदम सामने का फेस पूछ ले आपसे, एकदम सामने का फेस, अगर कोई आपसे सामने का फेस पूछे तो उस सिचुएशन में इसको हम क्या कहेंगे? अगर ये सामने का फेस, ये आपसे कोई पूछे, ये वाला एकदम सामने जो दिख रहा है, इसको अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये आपका y और z एक्सिस से मिलकर बना है। किससे? y और z एक्सिस। ये आपका क्या है? y है, और ये आपका क्या है? z एक्सिस है। बात समझ में आ रही है ना? तो एकदम सामने वाले प्लेन की बात हम कर रहे हैं, और एकदम सामने वाले प्लेन में क्या होगा? ये वाला प्लेन है, एकदम सामने वाला ये प्लेन। इस प्लेन की बात करें तो इस प्लेन का अगर हम बात देखें बहुत ध्यान से तो ये आपका इधर y और इधर आपका z,
ये आपका जेड है और ये आपका क्या है वाई, और इसका परपेंडिकुलर क्या है एक्स है। तो इसका अगर कोई नाम पूछे तो नाम क्या, दो लोग से अगर नाम बताएंगे तो इसी का नाम होगा वाई जेड प्लेन, और या इसी को हम क्या बोलेंगे एक्स प्लेन। दोनों एक ही बात है, बस एक वर्ड से बोला गया तो नॉर्मल से बताया गया, दो वर्ड से बोला गया तो एक्सिस से बताया गया। बात क्लियर हुई सबको? तो अब अगर हम इसी में पूछें आपसे इस प्लेन के बारे में आप बताइए, जो पीछे जिसको हम मार्क करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा और इसका नाम आप सब लोग बताइएगा। अगर हम पूछे कि इस प्लेन के बारे में आप बताइए, इस प्लेन के बारे में जो पीछे है इस, तो ये प्लेन किससे मिलके बना है, इधर एक्स एक्सिस और इधर जेड एक्सिस। इस प्लेन जो पीछे है इस प्लेन का नाम क्या है, एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। अगर दो वर्ड है तो एक्सिस से, और इसके नॉर्मल कौन है, इसका नॉर्मल कौन है वाई, तो इसी का नाम क्या होगा वाई प्लेन। नीचे वाला आप बता सकते हैं, नीचे वाला जेड प्लेन, ऊपर वाला जेड प्लेन, और इधर वाला वाई प्लेन आपका वाई की डायरेक्शन में, उधर वाला वाई प्लेन, सामने वाला एकदम सामने वाला एक्स प्लेन, और इसके जस्ट पीछे वाला भी एक्स प्लेन। तो आप जब दो वर्ड से एक्सिस, और अगर सिंगल वर्ड से तो नॉर्मल से, ये बात समझ में आ गई तो प्लेन रिप्रेजेंटेशन आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अगर कहीं किसी भी जगह पर स्ट्रेस बताना है, मान लीजिए स्ट्रेस बताना है, तो आप बताइए इस प्लेन पर, जो ये प्लेन है इस प्लेन पर ऐसे बाहर की तरफ स्ट्रेस हो सकता है और इसके ऐसे अलोंग भी स्ट्रेस हो सकता है। तो देखिए कोई भी अगर प्लेन है, कोई भी अगर प्लेन है उसको छुआ के जानने वाला, ऐसे टच करके जानने वाला, और एक हो सकता है कि जस्ट खींच लेने वाला। तो जो परपेंडिकुलर होता है उसको नॉर्मल बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर होता है उसे क्या बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, और जो टच करके जाता है उसको क्या बोलते हैं शियर स्ट्रेस। परपेंडिकुलर वाले को नॉर्मल, और जो टच ऐसे भी जा सकता है भाई, टच आपका ऐसे भी, तो ऐसे टच करके भी जा सकते हैं, ऐसे टच करके, ये ऐसे पीछे की तरफ और बड़ा मेंबर है। ठीक है, तो जो टच करके, जैसे मान लीजिए चाकू से अगर कोई ऐसे छील दिया तो वो शियर फोर्स लगा के छीला। एरिया के क्या है, एरिया के अगर पैरेलल है ऐसे पैरेलल तो शियर डेवलप करेगा, और एकदम परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये नॉर्मल, और जो टच करके जा रहा है वो शियर, ऊपर की तरफ भी शियर हो सकता है और नीचे की तरफ भी शियर हो सकता है। बात समझी? ऐसे जब आप क्या करते हैं केक काटते हैं, तो केक काटते हैं तो आप स्लाइसेस जब काटते हैं स्लाइसेस, तो इस वाले प्लेन में इस प्लेन को सरकाते हैं, ऐसे स्लाइस कराते हैं, ना कि ऐसे खींच रहे हो। खींचेंगे तो ये पतला होता जाएगा, नॉर्मल नहीं। तो इस प्लेन के ऐसे सरकाते हैं। ऐसे जब कैंची से काटते हैं, कैंची से जब आप काटेंगे तो कोई भी एलिमेंट जब काटेंगे तो एक को नीचे दबाएंगे, दूसरा ऐसे रहेगा। तो जब काटेंगे ऐसे, जब आप कट करेंगे तो एक एरिया के ऐसे अलोंग ऐसे शियर फोर्स लगाते हैं, बस ये सरकाने वाला आपका स्ट्रेस होता है। तो इसलिए आपका बेंडिंग मशीन, जो शियर बेंडिंग मशीन से प्लेट्स काटते हैं वो शियर होता है। क्लियर हुआ? अब बात चलती है कि इस सरफेस, इस वाले प्लेन पर ऐसे कोई खिंचाव हो सकता है इसे ऊपर की तरफ, नीचे दबा होता तो कंप्रेसिव नेचर का होता बस हरते। अब सारी रिप्रेजेंटेशन टेंसाइल पे लेके की जाती है, तो ऐसे नॉर्मल भी हो सकता है और ऐसे सरकाने वाला इधर भी हो सकता है और सरकाने वाला इधर भी हो सकता है। तो ये नॉर्मल और इधर सरकाने वाला और इधर सरकाने वाला। ऐसे अगर कोई पूछे कि इस प्लेन के बारे में क्या ख्याल है, तो इस प्लेन में ऐसे नॉर्मल भी खिंचाव हो सकता है, इधर सरकाने वाला भी हो सकता है और इधर सरकाने वाला भी हो सकता है। ऐसे यहां पर अगर हम देखें तो ये नॉर्मल और ये शियर और ये शियर, तो ये ऐसे सरकाने वाले हो सकते हैं और ऐसे खींचने वाले भी नॉर्मल हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? नॉर्मल और ये शियर, ऐसे शियर। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे, तो ध्यान रखिए जब भी रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी किसी भी स्ट्रेस का रिप्रेजेंटेशन होता है तो वहाँ दो वर्ड्स रहते हैं, जैसे ऐसे सिग्मा, और पहला एक वर्ड और दूसरा एक वर्ड, ये रिप्रेजेंटेशन। तो पहला वर्ड जो बताता है वो प्लेन। अब बताइए प्लेन एक वर्ड से कब बताया जाएगा, जब उसके
नॉर्मल से बताएंगे। तो पहला आपका प्लेन को बताता है और दूसरा आपको डायरेक्शन को बताता है। प्लेन और दूसरा आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन। अब एक वर्ड से प्लेन मतलब प्लेन नॉर्मल से रिप्रेजेंट किया गया। अब जैसे मान लीजिए इसके बारे में आपका ख्याल किया जाए, क्या है, तो इसको हम कहेंगे सिग्मा एक्स एक्स। क्यों कहोगे भाई, तो ये प्लेन जो है, ये जो प्लेन है, ये प्लेन क्या है, ये प्लेन क्या है, एक्स प्लेन है नॉर्मल के हिसाब से। वैसे क्या है, वाईजेड प्लेन था नाम से, लेकिन सिंगल वर्ड से पूछा जाए तो एक्स प्लेन। और क्या ये स्ट्रेस भी एक्स डायरेक्शन में है, तो ये सिग्मा एक्स एक्स हो, ये आपका क्या हो गया, सिग्मा एक्स एक्स हो गया। ऐसे तो पहला वर्ड आपका प्लेन बताता है और दूसरा क्या बताता है, डायरेक्शन। ऐसे कोई अगर इसके बारे में आपसे पूछे कि क्या बताओगे इसके बारे में, तो हम क्लियर कर दे रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। क्लियर करने के बाद फिर हम और आगे इस पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला वर्ड प्लेन, दूसरा वर्ड डायरेक्शन। अगर हम इसके बारे में पूछें आपसे, इसके बारे में, तो आप कहोगे सर ये प्लेन तो जेट प्लेन है, ये जो प्लेन है क्या है, कैसे जेट प्लेन है भाई, ये एक्स और वाई एक्सिस से बोलेंगे या जेट प्लेन, तो जेड डायरेक्शन होगा और जेड प्लेन होगा और जेड डायरेक्शन की ओर है, जेड ऊपर की तरफ है ना, तो जेड प्लेन भी है और जेड डायरेक्शन भी है। ऐसे इधर के बारे में अगर हम पूछें तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, आप इसके बारे में कहेंगे सर ये आपका सिग्मा वाई वाई है। क्यों, क्योंकि यही आपका प्लेन आपका क्या है, वाई प्लेन है, ये प्लेन क्या है, वाई प्लेन है, और डायरेक्शन क्या है इसकी, वाई है, तो प्लेन भी वाई और डायरेक्शन भी वाई, तो सिग्मा वाई वाई। बात समझ में आ गया सब लोग को। तो पहला वर्ड प्लेन, दूसरा डायरेक्शन। अब हम अगर बात करें कि इसके बारे में क्या कहना चाहो, इसके बारे में जो ऐसे सड़क के लग रहा है, तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसको हम ध्यान से देख सकते हैं, सर ये प्लेन तो एक्स है, प्लेन तो एक्स डायरेक्शन में है, तो पहला वर्ड जो होगा वो प्लेन बताएगा। प्लेन तो एक्स है और ये किधर की तरफ है, ऊपर क्या है, ऊपर जेड है, तो ये क्या होगा, टाउ एक्स जेड। ऐसे अगर हम आपसे पूछें, सॉरी टाउ एक्स जेड, ऐसे अगर हम इसके बारे में पूछें, समझ में आ रहा नहीं है, ऐसे सरकार है, तो अगर इसके बारे में हम डिटेल में पूछें तो आप क्या बताएंगे, टाउ, अच्छा टाउ जो सीयर को हम टाउ दिखाते हैं और नॉर्मल को हम सिग्मा से दिखाते हैं, अपना एक स्टैंडर्ड मानना है। तो ये सरकाने वाला प्लेन के अलॉन्ग है इसलिए सीयर है, और ये प्लेन क्या है, प्लेन है एक्स है, और इधर डायरेक्शन क्या है, वाई, तो ये आपका क्या हो गया, टाउ एक्स वाई। ऐसे अगर इसके बारे में बात करें, इसके बारे में, ये इधर की तरफ, तो ये प्लेन कौन सा है, जेट प्लेन, ये प्लेन कौन सा होगा, जेड प्लेन, तो ये आपका गलत दिया हुआ, ये आपका प्लेन कौन सा होगा, टाउ जेड प्लेन, और डायरेक्शन क्या है, एक्स। जेड प्लेन है, प्लेन इसका नॉर्मल प्लेन है, और डायरेक्शन क्या है, एक्स। ऐसे अगर हम इसके बारे में पूछे, इसके बारे में, इसके, तो ये आपका क्या कहलाएगा, वाई, सॉरी जेड प्लेन है, वाई डायरेक्शन, जेड प्लेन है, ये प्लेन क्या है, जेड प्लेन है, और किधर की तरफ है, वाई डायरेक्शन में है। हाँ ये अलग बात है कि आपका टाउ एक्स जेड जो होता है वो टाउ जेड एक्स के बराबर होता है, इक्वल अपोजिट होते हैं। अगर एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होता है। तो कभी भी अगर स्ट्रेस मैट्रिक्स बनाना हो, आपको अगर कोई कहे कि स्ट्रेस मैट्रिक्स बताइए, तो स्ट्रेस मैट्रिक्स जो होगा उसमें 9 एलिमेंट आपके होंगे, सिग्मा एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड। ऐसे आपका होगा टाउ वाई एक्स, सिग्मा वाई वाई, टाउ वाई जेड। ऐसे अगर आपका देखा जाए तो ये आपका होगा टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई, और ये होगा आपका सिग्मा जेड जेड। अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक्स प्लेन में, एक्स डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस, सिग्मा एक्स एक्स आपका क्या है, एक्स प्लेन में, एक्स डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस। बात समझ में आ रही। ऐसे अगर हम आपसे पूछें कि सिग्मा वाई वाई क्या है,
वाई प्लेन में वाई डायरेक्शन, वाई प्लेन में वाई डायरेक्शन में। अब देखिए सेम प्लेन में सेम डायरेक्शन मतलब ये नॉर्मल स्ट्रेस होगा, सेम प्लेन में सेम डायरेक्शन तो क्या होगा, नॉर्मल। अब अगर देखा जाए तो टाउ वाई एक्स और टाउ एक्स वाई बराबर होते हैं, टाउ वाई एक्स और टाउ एक्स वाई आपका बराबर होता है। ऐसे हम अगर कहें तो टाउ जेड एक्स और टाउ एक्स जेड बराबर होते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस होता है, अगर आप एक तरफ सरकाते हैं तो ऑटोमेटिक दूसरी तरफ डेवलप हो जाता है। ऐसे अगर हम देखें तो आपका टाउ जेड वाई और टाउ वाई जेड बराबर होता है। कुल मिला के ये अननोन ए अननोन ये, और यहाँ पर इन दोनों में कोई एक पता चल जाए, इन दोनों में कोई एक पता चल जाए और इसमें कोई एक पता चल जाए, तो कुल मिला के इसमें अननोन कितने होते हैं, 6 अननोन होते हैं। स्ट्रेस मैट्रिक्स में अगर पूछा जाए कि कितने एलिमेंट होते हैं तो 3 डायमेंशनल, अगर यही आपका 2D अभी बात करते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रेस मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट होते हैं जिसमें 6 अननोन होते हैं, क्योंकि 2 एक दूसरे के बराबर होते हैं। ऐसे अगर 2D की बात करते तो जेड डायरेक्शन में कुछ ना होता तो उसमें आपके 4 एलिमेंट्स होंगे। 2D के केस में क्या होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे और आपके 4 में 3 अननोन्स होंगे, एक ये अननोन ये दोनों बराबर। तो 2D के केस में कितने अननोन्स होंगे, 3 अननोन्स होंगे। और अगर यही 1D की बात करें, 1 डायमेंशनल, तो ये आपके सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा और वही अननोन होगा। तो 1D के केस में कितने एलिमेंट, 1 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स होंगे, 1D के केस में आपके एलिमेंट्स जो होंगे, ठीक है, 1D के केस में आपके एलिमेंट्स जो होंगे वो एक होंगे और अननोन भी जो होंगे वो भी एक ही होंगे। ऐसे 2D के केस में अगर बात करें तो स्ट्रेस मैट्रिक्स में एलिमेंट तो 4 होगा, अननोन लेकिन 3 होंगे। और 3D के केस में एलिमेंट तो 9 होगा पर अननोन कितने होंगे, 6 होंगे। बात समझ में आ रही है। तो स्ट्रेस की ये आपकी बेसिक एनालिसिस होती है कि हम समझ पाएं कि किसी मेंबर में कैसे स्ट्रेस किस डायरेक्शन में किस प्लेन में। तो पहला वर्ड प्लेन बताता है, दूसरा वर्ड डायरेक्शन बताता है। अगर प्लेन डायरेक्शन सेम है तो नॉर्मल होगा, अगर दोनों अलग अलग हैं तो शियर होगा। बात समझे, कॉम्प्लीमेंट्री शियर एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ये, जैसे इसी में पूछा गया ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये टाउ, प्लेन क्या है, ये प्लेन आपका क्या है, प्लेन आपका y है, डायरेक्शन क्या है, x है। ये प्लेन आपका जो है ये क्या है, y है, डायरेक्शन क्या है, x है। ऐसे अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका क्या है, प्लेन, प्लेन तो x है, प्लेन आपका क्या है, x है, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, y है। ये आपका x है और ये आपका क्या है, y है। तो अब अगर कोई आपको ऐसे सिंपली पूछे, इस सिचुएशन में सिंपली कोई पूछे कि एक ऐसे सेक्शन, आप एक ऐसे स्लाइस जाइए काट के लेके आइए, ऐसे एक स्लाइस आप काट करके लेके आइए और इसके बारे में। तो अब हम इस स्लाइस को ऐसे काट कर लेके आए, उसको काटे तो इधर आपका क्या लग रहा है, सिग्मा वाई, इधर आपका क्या लग रहा है, सिग्मा एक्स। इसका जस्ट उल्टा उधर भी सिग्मा वाई लग रहा होगा और इधर क्या लग रहा होगा, सिग्मा एक्स। इक्विलिब्रियम की बात होती है। इधर अगर हम बात करें तो ये आपका टाउ वाई एक्स है, वाई प्लेन में ये क्या है, टाउ वाई एक्स, वाई प्लेन में एक्स डायरेक्शन, और ये क्या है आपका टाउ एक्स वाई, इसमें एक्स प्लेन में और वाई डायरेक्शन में। ऐसे इसमें अगर हम देखेंगे तो इधर भी वही चीजें डेवलप होंगी, कॉम्प्लीमेंट्री शियर्स, ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, बराबर। तो ये अगर हम इसके बारे में बात करें तो कौन सा प्लेन होगा, ये उधर वाला एक्स,
और डायरेक्शन क्या होगी -y, ठीक है, लेकिन y डायरेक्शन ही तो होगी, और ये आपका क्या होगा टाउ वाई एक्स, क्योंकि पीछे वाले सरफेस का नॉर्मल भी y है, तो प्लेन तो y है, डायरेक्शन क्या है -x, तो ये आपका टाउ है। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन, इसी को एक्चुअल में घुमा के दिखाया जाता है। ये 2D लोडिंग है, ये डायरेक्शन में कोई लोडिंग नहीं है, तो इसलिए 2D लोडिंग का केस है। बात समझ में आई? तो इधर सिग्मा y और इधर सिग्मा x, टाउ एक्स वाई टाउ एक्स जेड, आप टाउ एक्स वाई टाउ वाई एक्स आप समझ गए होंगे। तो ये सिचुएशंस दी गई। इधर ये एक्चुअल में यहाँ पे ऐसे प्लेन है, 3D मेंबर है, लेकिन उस 3D मेंबर्स को आपको दिखाया नहीं गया है। तो इसके परपेंडिकुलर जो है ये आपका सिग्मा प्लेन x और डायरेक्शन भी x, सिग्मा x लिखे हैं लेकिन सिग्मा x भी लिख के आता है। जनरली सिग्मा x ही राइट नोटेशन है। तो x प्लेन में x डायरेक्शन, और ये क्या है x प्लेन में y डायरेक्शन। तो ये आपको दिखाया गया, ठीक है, सिंपल सा आपको ये दिखाया गया। अब कोई पूछे कि ये जो ऐसे एलिमेंट था, ये ऐसे मेंबर था, इससे तिरछे इस प्लेन में अगर हम देखें तो इससे तिरछा यही प्लेन होगा। इससे तिरछा अगर हम बात करें, इससे तिरछा ये प्लेन, ये आप समझ पा रहे हैं ना, ये प्लेन डायगोनल प्लेन। तो ये प्लेन एक्चुअल में इस x वाले से ऐसे तिरछा है, x वाले से क्या है तिरछा है। x वाले से ये तिरछा है, कितना तिरछा है वो एंगल आपको देखना पड़ेगा, वो गिवन दिया है। तो ये x किससे, x प्लेन से, इस वाले x प्लेन से कितना एंटी क्लॉकवाइज कितना घुमा हुआ, थीटा एंगल घुमा हुआ है। और इस प्लेन पर आपको स्ट्रेस, अब जैसे इधर खींच रहे हैं तो इस पर भी कुछ स्ट्रेस आएगा, इस पर ऐसे कुछ स्ट्रेस आएगा, नॉर्मल भी हो सकता है और शियर भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है और शियर भी हो सकता है। इस वाले प्लेन में, इस प्लेन से तिरछे प्लेन में, इस प्लेन से क्या है तिरछे प्लेन में, फिर से आते हैं इस पे आते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ये आपका एक प्लेन था, इससे तिरछे प्लेन में ऐसे तिरछे, समझ पा रहे नहीं तिरछा प्लेन, ये इस तिरछे प्लेन में इस थीटा एंगल पर कोई एक तिरछा प्लेन है, इस पर नॉर्मल स्ट्रेस और इस पर शियर स्ट्रेस बताइए, इस पर नॉर्मल स्ट्रेस और इस पर शियर स्ट्रेस बताइए। तो वही स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। इससे आपका थीटा एंगल किधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूमा प्लेन हो तो इस पर आप नॉर्मल बताइए, इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर भी एक प्लेन होगा, उस पर नॉर्मल बताइए, और यहाँ पर शियर बताइए, यहाँ पे क्या बताइए शियर बताइए। तो किसी, अब यहाँ पे जब देखिए ये फॉर्मूला जो आपको हम आगे, ये जैसे ये सिचुएशन, अब ये आपका एक्चुअल में x से थीटा घूम गया, या हॉरिजॉन्टल से ये वाला प्लेन थीटा किधर की तरफ घूमा, किधर की तरफ घूमा, एंटी क्लॉकवाइज घूमा। ये किधर घूमा एंटी क्लॉक। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। जैसे ये एक लाइन थी, इससे थीटा घूमे, इधर घूमे एंटी क्लॉकवाइज थीटा घूमे, ठीक है। तो इसका ये नॉर्मल होगा, अगर इसका नॉर्मल, तो ये एंगल आपसे पूछा जाए तो ये भी थीटा होगा। कैसे इसको समझते हैं तो थोड़ा ध्यान से समझते हैं, ठीक है। ये आपका थीटा है तो ये आपका क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये 90 है। अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये कुल मिला के 90 है, इसके परपेंडिकुलर, तो ये कुल मिला के क्या है 90 है। तो 90 में से 90 माइनस थीटा अगर चला जाए, 90 में से 90 माइनस थीटा अगर चला जाए तो आपका सिर्फ थीटा ही तो बचेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो 90 में से 90 माइनस थीटा, तो ऐसे आपका एक्स प्लेन से एक्स प्लेन को थीटा डिग्री किधर घुमाया गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, किधर घुमाया गया एंटी। तो थीटा क्या है एंगल है, किस वाले
इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है, जो जहां पर आपको कुछ चीजें निकालनी है। किसी एक इंक्लाइंड प्लेन का एंगल थीटा है। कहां से है पहले ये समझिए, तो कहां से है, एक्स प्लेन से है। किधर की तरफ है, एक्स प्लेन से किधर की तरफ है, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखिए, इस डायरेक्शन में अगर घूमते तो एंटी, ये घड़ी का उल्टा डायरेक्शन है तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। और अगर इधर की तरफ घूमते तो ये घड़ी का क्या है, घड़ी की डायरेक्शन है तो ये क्लॉकवाइज होता है और ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। तो ये ध्यान रखिए थीटा कहाँ से लिया गया है, एक्स प्लेन से लिया गया है। किधर लिया गया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया गया है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये बचा हुआ कोण आपका थीटा होगा। क्लियर है सबको, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपको क्लियर। अब कोई पूछे कि इस पर आप स्ट्रेस बताइए, इस वाले डायरेक्शन में, तो इस वाले डायरेक्शन में जो नॉर्मल स्ट्रेस का फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। सिग्मा एक्स डैश मतलब उस एक्स डैश डायरेक्शन में, ध्यान दीजिएगा, इस एक्स डैश डायरेक्शन में जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा उसका फार्मूला आपका होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। अब इसमें ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टाउ एक्स वाई बहुत क्लियर रखना है आपको सारी चीजें। सिग्मा एक्स अगर टेंसाइल है, अगर टेंसाइल है तो क्या करेंगे, सिग्मा एक्स पॉजिटिव होगा। इसका उल्टा अगर ये कंप्रेसिव है, सिग्मा एक्स नॉर्मल स्ट्रेस अगर कंप्रेसिव है तो क्या होगा, निगेटिव होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, जो फार्मूला डेराइव किया गया है वो फोर्स बैलेंस से किया गया है। तो जब टेंसाइल होगा तो पॉजिटिव होगा, जब कंप्रेसिव होगा तो निगेटिव होगा। ऐसे सिग्मा वाई के लिए भी है, सिग्मा वाई अगर कोई भी अगर आपका नॉर्मल टेंसाइल है तो पॉजिटिव और अगर नॉर्मल स्ट्रेस कंप्रेसिव है तो निगेटिव। अब ये भी पहली बात तो ये हो गई। दूसरी, पहला आप ये नोट कर लीजिए, अगर नॉर्मल स्ट्रेस टेंसाइल है तो पॉजिटिव, कंप्रेसिव है तो निगेटिव। अगर सिग्मा वाई टेंसाइल पॉजिटिव तो कंप्रेसिव क्या है, निगेटिव है, ध्यान रखिए। तो आप पहले नॉर्मल के बारे में समझ लिए, एंगल के बारे में आप समझ चुके हैं। एंगल जो लेंगे वो एक्स प्लेन से लेंगे और किधर लेंगे, किधर लेंगे, तो आप लेंगे किधर लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे या फिर इसी को हम क्या कहेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज लेंगे। कहां से लेंगे, एक्स प्लेन से। किधर लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। थीटा के बारे में, टाउ के बारे में ध्यान रखिए। तो टाउ सिर्फ हम एक्स प्लेन में देखेंगे, टाउ एक्स वाई को देखेंगे। टाउ आप सिर्फ एक्स प्लेन में देखेंगे, किस में देखेंगे, क्योंकि उसका उल्टा उसमें होता है। तो अगर आपका टाउ एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो पॉजिटिव, अगर आपका टाउ एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो पॉजिटिव, अगर क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो निगेटिव। कहां पर देखेंगे, एक्स प्लेन में देखेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव और अगर आपका क्लॉकवाइज है तो निगेटिव। ये ध्यान रखिएगा, तीन बातें हमने आपको बताई। नॉर्मल स्ट्रेस टेंसाइल पॉजिटिव, कंप्रेसिव नेगेटिव। थीटा एक्स प्लेन से लेंगे, किधर लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। टाउ एक्स वाई एंटी क्लॉकवाइज की तरफ पॉजिटिव और क्लॉकवाइज अगर है तो नेगेटिव। अब कैसे समझ लोग डिस्कस करेंगे। अब अगर कोई पूछे कि इससे अगर थीटा एंगल घूम गया तो यहाँ नॉर्मल का मान बताइए, तो फार्मूला आपको रटा होना चाहिए। रटा नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हाँ एक ये भी कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ना चाहिए। तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा, सॉरी कॉस 2 थीटा होता है, और प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। थीटा जो होता है उसका दुगना यहाँ सब लिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर इस डायरेक्शन में आपसे यहाँ पर शियर, देखिए किसी भी प्लेन में नॉर्मल शियर होगा, नॉर्मल पूछा जाएगा, शियर पूछा,
तो अगर इस प्लेन में आपसे शियर पूछा जाए तो शियर आपका होगा टाउ एक्स डैश वाई डैश, मतलब जो नया प्लेन बन रहा है उसका एक्स डैश इधर होगा, वाई डैश इधर होगा, तो ये आपका एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। एक्स डैश वाई डैश आप समझ भी सकते हैं, ये प्लेन जो होगा, ये जो दूसरा वाला प्लेन होगा, अगर हम दूसरे वाले प्लेन की बात भी करें तो इस दूसरे वाले प्लेन में ये आपका यहां पर कोई एक प्लेन होगा, ठीक है। तो खैर इस वाले प्लेन में ये डायरेक्शन क्या होगी, एक्स डैश, ये डायरेक्शन आपकी प्लेन की डायरेक्शन एक्स डैश, प्लेन जो होगा, ये प्लेन जो होगा एक्स डैश, और डायरेक्शन यहाँ पे क्या है वाई, तो इसको हम क्या बोल देंगे, टाउ एक्स डैश वाई डैश। तो टाउ एक्स डैश वाई डैश जो होगा वो आपका होगा माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। बात समझ में आ रही। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ये होते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आप फार्मूला डिराइव नहीं करा रहे हैं, रटना है। तो अगर यही केस अगर आपसे कोई दे कि ऐसी लोडिंग है, सिंपल सी ऐसी लोडिंग है, तो इस सिचुएशन में आप यहाँ से थीटा डिग्री पर घूमे वाले इस प्लेन पर नॉर्मल और शियर बताइए, इस प्लेन पर नॉर्मल और शियर बताइए। तो फार्मूला तो ये आपके पास है, और थीटा आपको दे दिया गया, यहां से थीटा कुछ भी दे दिया गया। तो अब ध्यान रखिए, यहां पहले तो हम देखेंगे सिग्मा एक्स गिवन है, पॉजिटिव है तो सिग्मा एक्स, यहाँ पे सिग्मा वाई क्या है, 0 है, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस नहीं, ये पूछा गया है, आपका क्वेश्चन मार्क है कि इस प्लेन में वाई मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन से थीटा एंगल पर एंटी क्लॉकवाइज घूमे हुए किसी प्लेन में नॉर्मल और शियर बताइए, ये आपसे पूछा गया है। ये गिवन था, सिग्मा वाई 0 है, क्या यहाँ पे टाउ एक्स वाई भी 0 है, बिल्कुल ये भी 0 है। अब आपको क्वेश्चन है थीटा क्या रखें, यहाँ पर क्या थीटा डायरेक्ट थीटा रख दे, तो हमने कहा कि नहीं, हमें एक्स प्लेन से एंगल चाहिए, तब ये फार्मूला वैलिड है। किधर चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। अगर क्लॉकवाइज आपने बताया तो हम नेगेटिव रखें, अगर आपने क्लॉकवाइज बताया, क्योंकि हमारा जो रेफरेंस ये फार्मूला है ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए है, कहां से, एक्स प्लेन। तो एक्स प्लेन अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा, किधर की तरफ, क्लॉकवाइज, ये क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, श्योर है, कोई दिक्कत नहीं है, पर घड़ी की डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जो थीटा का मान इस फॉर्मूले में रखेंगे 90 माइनस थीटा, तो एक्स प्लेन से रखना ही है, पर क्लॉकवाइज है तो माइनस 90 माइनस थीटा रखें। तो ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि अगर नॉर्मल टेंसाइल है तो पॉजिटिव, नहीं है तो 0, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको हमेशा एक्स प्लेन से एंगल लेना है, एंटी क्लॉकवाइज लेना है, तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं दिया है तो उस सिचुएशन में आप माइनस 90 माइनस थीटा लेंगे, क्योंकि क्लॉकवाइज वैल्यू दी है। बात क्लियर हुई सब लोग को, ये बहुत है। अब आप रखेंगे इस फॉर्मूले में सिग्मा एक्स का मान रखेंगे, वाई 0 ही है, फिर सिग्मा एक्स मान, यहां पर आप क्या रखेंगे 2 टाइम्स ऑफ माइनस 90, और माइनस अंदर गया तो प्लस थीटा, और ये आपका 0 ही है। ऐसे यहाँ पे सिग्मा एक्स का मान रखेंगे, माइनस होता है, ध्यान रखिए। अब अगर मान लीजिए कि सिग्मा एक्स डैश निगेटिव आ गया कैलकुलेशन के बाद, सिग्मा एक्स डैश मान लीजिए कि नेगेटिव है, इसका मतलब हमने टेंसाइल मानना था, लेकिन ये एक्चुअल में इस प्लेन पर कंप्रेसिव लग रहा है अगर निगेटिव आया। ऐसे अगर टाउ एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश अगर निगेटिव आया तो क्लॉकवाइज उस प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज के बजाय, क्योंकि हमारा जो टाउ एक्स वाई लिया गया ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव माना गया, एक रेफरेंस मान लिया गया, तो अगर आपका ये आ गया निगेटिव तो उस सिचुएशन में ये क्लॉकवाइज होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे एक केस और देख लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ये आपका कोई लोडिंग कंडीशन है, आपका ये कोई लोडिंग कंडीशन है, इसमें इस प्लेन से थीटा डिग्री पर नॉर्मल और शियर का मान बताओ, नॉर्मल और
शियर का मान बताओ, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन। और लोडिंग कंडीशन सिर्फ आपकी क्या है, ये शियर दिया हुआ है। लोडिंग कंडीशन समझ पा रहे हैं ना, लोडिंग कंडीशन आपको सिर्फ शियर है, सिर्फ आपका क्या है, शियर है टाउ इसका मान। तो इस सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि सर सिग्मा एक्स 0 है, सिग्मा वाई 0 है, टाउ टाउ क्या, टाउ टाउ एक्स वाई जो है वो आपका टाउ है कि माइनस टाउ है, माइनस टाउ है, क्योंकि एक्स प्लेन में ये क्या घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो अगर एक्स प्लेन में क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक्स प्लेन में क्लॉकवाइज इधर घुमा रहा है, ये ऐसे क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो आपका निगेटिव लिया जाएगा और फिर फार्मूले में रख देंगे। तो सिग्मा एक्स डैश, हाँ थीटा का मान अगर हम देखें तो थीटा एक्स प्लेन से ये किधर की तरफ है, एक्स प्लेन से आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो सिग्मा एक्स डैश का इस फार्मूले में आप सिग्मा एक्स 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये केवल आएगा माइनस टाउ और ये क्या होगा, साइन 2 थीटा, माइनस टाउ साइन 2 थीटा। पूरी बात समझ में आई। ऐसे अगर इस प्लेन में शियर पूछा जाए तो शियर का मान ये आप देखेंगे, ये 0, ये 0 है, सिर्फ आपका क्या आएगा, माइनस टाउ कॉस 2 थीटा। तो अब माइनस टाउ आने का क्या मतलब है कि यहाँ पर ये टेंसाइल नेचर का नहीं है, माइनस आने का सिर्फ यही मतलब है कि ये टेंसाइल नहीं है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस इस प्लेन में है। और कैसा कंप्रेसिव है, टाउ साइन 2 थीटा के बराबर। और टाउ का निगेटिव आने का मतलब है, टाउ के निगेटिव आने का मतलब कि ये काउंटर क्लॉकवाइज घुमाने के बजाय क्लॉकवाइज है। कितना इसका मान है, टाउ का मान है, तो टाउ का मान है, टाउ मतलब जो आपका टाउ एक्स डैश वाई डैश है, ये आपका आएगा टाउ कॉस 2 थीटा। नेगेटिव वैल्यू सिर्फ ये बताएगी कि ये एंटी क्लॉकवाइज के बजाय क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है। तो ऐसे केसेस ले सकते हैं और इसको फिर हम लोग आगे फॉर्म करेंगे। ये मोहर सर्किल भी एनालिसिस होती है। मोहर सर्किल एनालिसिस हम आप सब लोग को बहुत इजीली और बहुत आसानी ढंग से 2-3 घंटे का लेक्चर होगा, व्हाइट बोर्ड पे आपको बहुत ढंग से पढ़ाएंगे। आप भी बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। मोहर सर्किल से खूब ढेर सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो हम सब लोग उसको सॉल्व करेंगे। इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। हाँ, मोहर सर्किल को कंपाइल करते हुए हम और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की बात किया है तो अब देखिए, हर एक प्लेन पे सिग्मा का मान चेंज हो रहा है, हर एक प्लेन पर, कभी ज्यादा कभी कम। जिस प्लेन पर सिग्मा का मान मैक्सिमम हो जाएगा वही प्रिंसिपल प्लेन कहलाएगा। तो जिस भी प्लेन पर, ध्यान रखिए, इसमें हर एक प्लेन पर नॉर्मल आपका अलग ऐसे और 15 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री घुमाते जाएं तो हर प्लेन पर नॉर्मल अलग होगा और शियर अलग होगा। तो जिस भी प्लेन पर आपका नॉर्मल मैक्सिमम होता है वही क्या कहलाता है, प्रिंसिपल प्लेन कहलाता है। और प्रिंसिपल प्लेन पर संयोग से शियर का मान क्या होता है, 0 होता है। प्रिंसिपल प्लेन पर मतलब जब आपका ये प्रिंसिपल प्लेन होगा वहां पर सरकाने वाला कंपोनेंट नहीं होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल प्लेन पे शियर का मान, शियर स्ट्रेस का मान 0 होता है। प्रिंसिपल प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम या मिनिमम होता है, 90 डिग्री पर देखेंगे तो मिनिमम होता है, और यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस होगा। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस की अगर बात की जाए तो प्रिंसिपल स्ट्रेस आपका मतलब मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस या मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। तो आपको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई दिया रहेगा। अगर कोई चीज़ नहीं है, जैसे ये सिचुएशन है, इसमें ऐसी लोडिंग है तो कोई यहाँ पर एक्स कंपोनेंट नहीं, तो सिग्मा एक्स 0 हो जाएगा, टाउ एक्स वाई 0 हो जाएगा। तो लोडिंग के हिसाब से वेरी करता है, पर एक जनरल फार्मूला है कि सिग्मा 1, अब जो 1 का मतलब कि पहला मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस तो यहाँ पॉजिटिव ले लेंगे, और जब 2 होगा तो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस तो यहाँ पर नेगेटिव ले लेंगे। और जो प्रिंसिपल प्लेन का डायरेक्शन, अब जैसे यहाँ से कुछ एंगल बनाएगा ना प्रिंसिपल, जहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा,
मैक्सिमम होगा। तो कुछ एंगल अगर बनाएगा, ये आपका सिग्मा 2 होगा, ये 90 डिग्री, तो ये जो एंगल जो बनाएगा ये अगर थीटा P1 हो, पहला प्रिंसिपल प्लेन जो एक्स प्लेन से कितना एंगल झुका हुआ, थीटा P1, तो जो थीटा P1 होगा वो tan 2 थीटा P होगा, वो टाउ एक्स वाई अपान किससे होगा, एक्स प्लेन से। किधर होगा, किधर होगा, तो आप ध्यान रखिएगा एक्स प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये निगेटिव आ गया, जैसे टाउ एक्स वाई और सिग्मा एक्स वाई इन सब का मान से कुछ हो सकता है, अगर ये निगेटिव आया इसका मतलब है कि एक्स प्लेन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस प्लेन पर, एक्स प्लेन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस प्लेन पर। बात समझ में आ रही है ना। तो अगर ये निगेटिव आता है तो ये होगा एक्स प्लेन से, अगर ये आपका निगेटिव आता है तो ये होगा क्या, एक्स प्लेन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर पॉजिटिव है तो एक्स प्लेन से किधर, इधर। तो इस सिचुएशन में यहाँ सिग्मा 1 मैक्स होगा और यहाँ पर सिग्मा 1 मैक्स होगा। अगर पॉजिटिव है तो, अगर थीटा P पॉजिटिव है तो आपका एक्स प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि रेफरेंस एक ही रहेगा। अगर थीटा P आपका नेगेटिव है तो उस सिचुएशन में एक्स प्लेन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है। तो फार्मूला यही है, वैल्यू रखना आपको आना चाहिए। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, वाई प्लेन से एंगल दे देता है तो एक्स से निकाल के रखेंगे भाई। फार्मूला हमारा रेफरेंशियल कि हम एक्स प्लेन से रखेंगे, जिद ठान लिए। अब बताइए कि जहां नॉर्मल होगा वहां शियर नहीं होगा, प्रिंसिपल प्लेन में शियर नहीं दिखाना है क्योंकि वहां शियर नहीं होगा, तो शियर स्ट्रेस जीरो होता है। दूसरा, मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस, इसी प्लेन में शियर स्ट्रेस भी तो कहीं मैक्सिमम होगा। तो जहां पर प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा वो शियर स्ट्रेस का मान ये होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मान ये होता है। वहां एवरेज, वहां पर नॉर्मल स्ट्रेस भी होता है। ऐसा नहीं कि मैक्सिमम शियर प्लेन मान लीजिए मिला, इसमें आपको शियर स्ट्रेस मैक्सिमम मिल गया। किसी एक्स प्लेन से एंगल थीटा पर आपको शियर स्ट्रेस क्या हो गया, मैक्सिमम मिल गया। तो यहाँ नॉर्मल जीरो नहीं होगा, यहाँ नॉर्मल का मान जो होगा सिग्मा एवरेज के बराबर होगा। तो मैक्सिमम शियर प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेस का मान जीरो नहीं होता, वो एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस के बराबर होता है। केस टू केस, कभी एक आध बार जीरो हो जाए तो वो नहीं सर जीरो हो गया, अरे भाई ठीक है वो केस वाइज जीरो है। लेकिन हाँ ऐसे तो उस समय आप देखेंगे एवरेज निकालेंगे तो जीरो आएगा एवरेज। हाँ, मैक्सिमम शियर प्लेन में आपका नॉर्मल स्ट्रेस एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन प्लेन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है, ये आपका होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो ये आपका टाउ मैक्स होता है। मोर सर्कल से भी क्वेश्चंस कराएंगे, बहुत आसान होगा, सॉल्व करेंगे। हाँ एक बात है कि अगर यहाँ मैक्सिमम शियर है तो इससे 45 डिग्री पर, इससे कितना 45 डिग्री पर, इससे 45 डिग्री पर आपका नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होगा सिग्मा 1। तो आपका जो शियर स्ट्रेस होता है वो आपके प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री या तो कम होगा या तो ज़्यादा, या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, 45 डिग्री या ज़्यादा कम का मतलब मैक्सिमम शियर प्लेन और मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन के बीच का कोण 45 डिग्री ही होता है। इन दोनों के बीच में 45 डिग्री का अंतर होता है। अगर आपको मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन मिल गया तो 45 डिग्री और चले जाए तो वहां पर शियर मैक्सिमम मिल जाएगा, बात समझ, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ये सारी चीजें। तो आज के लिए आप ये समझ पाए कि कौन कौन सा टॉपिक, मतलब क्या क्या इसमें आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करा देंगे, 8-10 क्वेश्चन करा देंगे और भी क्लियरिटी हो जाएगी। आप अभी समझिए किसमें क्या वैल्यू रखनी है। अगर आपको हमारे सारे लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो इसको और लोगों में फैलाइए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, जिससे आपको सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप खूब ज़्यादा फैलाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे विचार, हमारी पढ़ाने के तरीके और सारी चीज़ें पहुंच सकें और आपको भी अच्छा, हमें भी अच्छा लगेगा कि आप सब लोग इसको ध्यान से देख रहे हैं। पूरे लेक्चर को देखा करिए, क्वेश्चंस अगले सीरीज में हम लेके आएंगे इस पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।